एवरीवन, तो आज हमारा डेली करंट अफेयर सीरीज का 5वां लेक्चर है और आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आसान भाषा में टॉपिक की जो भी महत्वपूर्ण लाइन है या जो भी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझा सकूँ। तो आज हम 24 फरवरी के लेक्चर में चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट जो है वो है 7 चक्रा ऑफ द इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। तो हमने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के बारे में पिछले लेक्चर में देखा था। इसमें एक चीज हमने मानव देखा था। अब इसमें 7 चक्रा है। 7 चक्रा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पीटी में आएगा क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हैं। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। एआई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल गुड, safe and trusted AI, inclusion for social empowerment, resilience, innovation and efficiency, democratizing AI resources, science और ह्यूमन कैपिटल। तो ये हमारे पास कितने हैं? 7 है। इसको याद करने का मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। यहाँ से हम लोग लेते हैं एस, सर। यहाँ से लेते हैं आई, यहाँ से लेते हैं आर। ये क्या हुआ? सर। अब लेते हैं सर 10। डी से डेमोक्रेटाइजिंग, ए से एआई फॉर इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, एस से साइंस और सर 10 ह्यूमन है और एज ह्यूमन से ह्यूमन। ठीक है, 2-3 बार आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। अगला हमारा इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। तो सबसे पहली बात, ये कब मनाते हैं? तो 21 फरवरी को हम मनाते हैं। ठीक है, कब से मना रहे हैं? तो 1999 से इसको हम लोग स्टार्ट किए थे और 2000 से इसको मनाना शुरू किए हैं। ये हुआ। और ये कौन इस डे को मनाने के लिए लाया था? तो यूनेस्को ने लाया था। ठीक है, इस साल का थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, यूथ वॉइस ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। यानी जो युवा आवाज है, मल्टीलिंगुअल यानी बहुभाषी एजुकेशन यानी शिक्षा देने की बात करेगी। इस साल की जो इंटरनेशनल मातृत्व भाषा दिवस है उसकी जो विषय है वो। ठीक है, इसमें 2-3 चीज और इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात, ये शुरू करने का उद्देश्य क्या था? तो जब बांग्ला भाषा आंदोलन हुआ था ढाका में 1952 में, ठीक ना? तो वहीं से क्या हुआ ना कि बांग्ला भाषा को बांग्लादेश में मदर लैंग्वेज यानी मातृभाषा की आवाज उठी। तो वहीं से ये क्या हुआ, प्रेरित होके आगे चल के यूनेस्को क्या करती है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करती है और मातृभाषा को सेफ्टी देती है। जैसे अगर हम बिहार में हैं तो वो भोजपुरी बोलते हैं, मगही बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं, तो इसको बढ़ावा दिया जाता है। आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी ये बात कही गई है कि 3 लैंग्वेज होना चाहिए, हिंदी, इंग्लिश और एक मदर भाषा। एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो 44% बच्चे हैं ना, वो अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं। तो अगर मोर देन वन स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा तो ये इम्पोर्टेंट है। अब सरकार क्या कर रही है? एक तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उसने मैंडेटरी कर दिया है कि आपको करना है कि नहीं करना है, या राज्यों के ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है कि आप 3 लैंग्वेज पॉलिसी को करें। इस पे भी बहुत सारा विवाद है। इसके अलावा सरकार क्या करे, दीक्षा प्लेटफॉर्म लाई है, बहुत सारी चीजें हैं। इससे संबंधित कुछ अनुच्छेद है, जैसे अनुच्छेद 29 जो भारत का है वो क्या कहता है, सभी जो हमारा सिटीजन है उसको अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बिना भेदभाव का प्रमोट करने का अधिकार है, पहला। दूसरा है आर्टिकल 120। तो वो क्या कहता है कि संसदीय जो व्यवस्था है उसमें हिंदी या इंग्लिश में कोई भी क्या करेंगे, चीजों को छापेंगे संसदीय गैजेट में। और अगर आप अपनी मदर टंग यानी मदर भाषा में भी अगर बात करते हैं तो उसको हिंदी और इंग्लिश में क्या करेंगे, सभी के लिए उपलब्ध कराएंगे। ये
अनुच्छेद 350 ए बीपीएससी 69वीं में प्रश्न आ चुका है। ये क्या कहता है? प्राइमरी एजुकेशन यानी प्राथमिक स्तर पे जो हमारा शिक्षा है उसको मदर टंग में मातृभाषा में बढ़ावा देने की सिफारिश करता है। और अनुच्छेद 350 भी क्या कहता है कि इसी को बढ़ावा देने के लिए हमारा राष्ट्रपति जो है वो क्या करेंगे, एक स्पेशल ऑफिसर नियुक्त करेंगे। किसके लिए? अल्पसंख्यक जो लिंग्विस्टिक है, जो भाषा है, उसके लिए। ठीक है। अब है कि 8वीं अनुसूची में कितनी अभिभाषा है? तो टोटल 22 भाषा है। और सबसे पहले कितने थे? तो कुल 8 थे। बाद में अमेंडमेंट कर करके जोड़ा गया है। ठीक है। जैसे 21st अमेंडमेंट के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संशोधन के तहत कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। फिर 92वां संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संसाधन संथाली भाषा को जोड़ा गया। अब इसमें देखो कि इसको कैसे याद रखोगे। 92 तो एसडीएम बीडीओ, एस से संथाली, डी से डोगरी, है ना, एम से मैथिली और बीडीओ से बोडो। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज में है ग्रीन अमोनिया। तो ग्रीन अमोनिया कैसे बनता है? तो सबसे पहले इसको ना सिंथेसाइज किया जाता है। किससे? तो सस्टेनेबल प्रोसेस के तहत, यानी सतत पोषणीय जो प्रोसेस है उसके माध्यम से। और किस स्रोत के माध्यम से? तो रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से ग्रीन अमोनिया को सतत पोषणीय विकास के माध्यम से क्या किया जाता है? सिंथेसाइज्ड किया जाता है। अब इससे क्या फायदा होगा कि ग्रीन अमोनिया अगर जनरेट होगा तो क्या होगा? कार्बन में कमी आएगी, है ना, क्लाइमेट में सुधार होगा। ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट है कि नाइट्रोजन एक्सट्रैक्शन। तो नाइट्रोजन कैसे अलग होता है? तो वो एटमॉस्फेरिक एयर के कारण होता है। ठीक है। एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, जिस भी टर्म में ग्रीन लग जाए ना तो आप समझिएगा कि उसका तरीका क्या होगा। कार्बन को कम करने के लिए उसको रिन्यूएबल एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा का सहारा लिया जाएगा, और क्लाइमेट को और अच्छा यानी जलवायु को और बेहतरीन करने के लिए क्या किया जाएगा? नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ना अमोनिया के 3-4 प्रकार है। सबसे पहला है ग्रे अमोनिया। ठीक है। तो ग्रे अमोनिया को कैसे करते हैं हम लोग उत्पादन? तो फॉसिल फ्यूल यानी हम लोग ना कोयला का उपयोग करके ग्रे अमोनिया प्राप्त करते हैं। और ये ना हमारे पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि कार्बन उत्सर्जन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। दूसरा है ब्राउन अमोनिया। ये कैसे होता है? तो ये जो हमारा प्राकृतिक गैस है, उदाहरण के लिए मीथेन, तो मीथेन को क्या करता है ना कि स्टीम करके ब्राउन अमोनिया उत्पादन होता है। और ये ग्रे अमोनिया की तुलना में थोड़ा सा कम खतरनाक है। फिर है हमारा ब्लू अमोनिया। तो ब्लू अमोनिया भी क्या होता है? ये भी नेचुरल गैस, ठीक है, उसी से क्या होता है, इसको भी उत्पादन किया जाता है। या फिर इसको फॉसिल फ्यूल के माध्यम से भी हम क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। ठीक है। और ये क्या है? ये थोड़ा इन दोनों की तुलना में कम खतरनाक है। और ग्रीन अमोनिया का है कि ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसको उत्पादन कैसे करते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से। ये जिस तरीके से ग्रे अमोनिया है उसी तरीके से ग्रे हाइड्रोजन भी है। ठीक है। उसी तरीके से ब्लू हाइड्रोजन भी है, और उसी तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन भी है। तो जो सेम तरीका अमोनिया का है वही सेम तरीका हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए भी है, उत्पादन के लिए भी है। तो अगर तीनों में किसी टाइप का है तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट हमारा न्यूज है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। ठीक है।
इसको किसने लाया है? तो नीति आयोग ने। पहली बात, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 किसने लाया? नीति आयोग ने। इसका काम क्या है? तो ये एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 2025-30 लाया है। अब एसेट मोनेटाइजेशन क्या होता है? तो एसेट मोनेटाइजेशन वो है ना जिसको ना सरकारी कम संपत्ति जो होता है, सरकारी संपत्ति है ना, जैसे कहीं पे सरकारी आवास है, सरकारी बिल्डिंग्स है, तो उसको बेचे बिना क्या करते हैं ना कि निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर को लीज पे दे देते हैं, जिससे सरकार को मुनाफा हो। तो ये कौन लाया है? नीति आयोग लाया है। जैसे किसको दे देगा? सड़क दे देगा, रेलवे दे देगा, है ना, बिजली दे देगा, एयरपोर्ट दे देगा। ये सब प्राइवेट के हाथों में दे दिया जाता है, जिससे सरकार को क्या हो? लाभ मिले। जैसे आपने सुना है कि अदानी एयरपोर्ट, है ना, आपने कहीं सुना होगा कोई अदानी बंदरगाह। तो ये एक तरीका है एसेट मोनेटाइजेशन प्लान के तहत। अगला हमारा इम्पोर्टेंट न्यूज है कि इंडिया और फ्रांस के बीच में जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस कन्वेंशन हुआ था, उसको क्या किया गया है ना कि अमेंड किया गया है, यानी उसको परिवर्तित किया गया है। जो पहले जो टैक्स लगता था कि अगर मान लीजिए 1 रुपया का सामान है, उस पर 2 रुपया टैक्स लग रहा है, तो उसको क्या किया गया है कि फिर से सुधार किया गया है। और अब किस चीज को बढ़ावा दिया जाएगा? तो कैपिटल गेन टैक्सेशन, यानी अब टैक्स उस पे लगेगा जो कैपिटल देगा, यानी जो संपत्ति देगा। ठीक है। अगला हमारा इम्पोर्टेंट न्यूज है, ये यूनियन मिनिस्टर जो है उन्होंने वीओ चिदम्बरनर बंदरगाह कहाँ है? टूटीकोरिन तमिलनाडु में, इसको विकसित करने का निर्णय लिया। तो एग्जाम में सीधे पूछेगा कि वीओ चिदम्बरनर बंदरगाह कहाँ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और ये किसके नाम पे है? तो ये एक वीओ चिदम्बरनर क्या थे? एक फ्रीडम फाइटर थे, उनके नाम पे है। ठीक है। ये बंदरगाह कैसा है? तो कृत्रिम आर्टिफिशियल है और ये सभी मौसम में काम कर सकता है। और ये तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु में आपको पता है कि उसी के पास में गल्फ ऑफ मन्नार है, और तमिलनाडु वाले क्षेत्र को कोरोमंडल तट भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज है कि इंडियन नेवी जो है ना, उसका एक सबमरीन वारफेयर है जिसका नाम है अंजादीप। ठीक है। ये कहाँ लॉन्च होगा? तो ये चेन्नई बंदरगाह पे क्या होगा? लॉन्च होगा। और इसको बनाया कौन है? तो गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर कंपनी जो कोलकाता का है, उसने बनाया है। तो सबसे पहले एग्जाम में पूछेगा कि अंजादीप क्या है? तो ये क्या है? एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। आप देखे होंगे फोटो वगैरह। और ये कहाँ पे किया गया है? चेन्नई बंदरगाह में। कौन बनाया है? इतना ही क्वेश्चन आता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज है कि अदानी जो डिफेंस एरो स्पेस कंपनी है, उसने ब्राजील के इम्ब्रायर के साथ एक एमओयू साइन किया है। किस लिए साइन किया है? तो रीजनल जेट को ना बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। रीजनल जेट है E175, उसको क्या करेगा? भारत में चलाने का बढ़ावा देगा। जैसे आप उड़ान स्कीम जानते हो, जिसके तहत छोटे शहरों में हवाई जहाज उड़ता है, तो अदानी इन जेट्स को खरीद के क्या करेगा कि भारत के छोटे शहरों में फ्लाई या एयर ट्रांसपोर्ट को क्या करेगा? बढ़ावा देगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, एक भारतीय फिल्म है बूंग, जो भारत का पहला फिल्म बन गया है बेस्ट चिल्ड्रेन एंड फैमिली फिल्म कैटेगरी में बाफ्टा अवार्ड प्राप्त करने वाला। सीधे सीधे पूछेगा। क्या नाम है मूवी का? बूंग। और ये क्या है? मणिपुरी फिल्म है। ठीक है। इसके डायरेक्टर है लक्ष्मी प्रिया देवी और प्रोड्यूसर है फरहान अख्तर रितेश सिद्धवानी। नेशनल साइंस डे कब मना है? 28 फरवरी को। और इस साल का थीम क्या है? वोमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। ये किसके संदर्भ में बनाया जाता है? तो ये जो रमन इफेक्ट सीवी रमन जी थे ना, उनको जब नोबेल प्राइज मिला था ना, तो उन्हीं के याद में क्या मनाया जाता है? 28 फरवरी को नेशनल विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सीवी रमन जी को फिजिक्स में नोबेल मिला था 1930 में, और ये डेट भी पूछ चुका है। और ये
एरिया भी पूछ चुका है। अगला इम्पोर्टेंट न्यूज है कि केरला का नाम अब हो गया है केरलम, और ये अनुच्छेद 3 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 3 में क्या है कि नए राज्यों का नाम बदलने का प्रावधान है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज है, एक ना गृह मंत्रालय के द्वारा पढ़ार नाम का नीति पॉलिसी जारी किया है, और ये नीति का क्या काम है, तो आतंकवादी का जो गतिविधि होता है ना भारत में, उसको खत्म करने के लिए प्रहार नाम से एक अभियान चलाया जाएगा। नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? रॉब जेटन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनकी पार्टी का नाम बहुत लंबा है तो इसको आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट हमारा न्यूज है अन्वेष 2026। तो सबसे पहली बार ये अन्वेष किससे रिलेटेड है? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है उसके अंतर्गत अन्वेष का शुरुआत किया गया है। अन्वेष का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। ए फॉर एडवांस, एन फॉर नेक्स्ट, जी फॉर जनरेशन, बी फॉर विजन, एफ फॉर इमर्जिंग एंड सस्टेनेबल हेल्दी फूड। तो ये अन्वेष किस लिए लॉन्च हुआ है? तो अच्छा जो खाना है उसको बनाने के लिए क्या हुआ है, अन्वेष, और उसको बढ़ावा देने के लिए ये नीति लाया गया है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज है, भारत का पहला एआई और क्वांटम यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगा? तो वो बनेगा आंध्र प्रदेश के अमरावती में। तो इसी के साथ आज का हमारा करेंट अफेयर सेशन खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।